यह सीधा साधा लड़का चंद दिनों में हजारों करोड़ कमा लेता है। जानना चाहते हो कैसे? तो आज बैठ जाइए धमाकेदार कोरियन मूवी मनी का एक्सप्लेनेशन देखने और यहीं तुम जानोगे कि कैसे एक आम शेयर ब्रोकर पूरे देश के स्टॉक मार्केट को हैक करके अपनी जिंदगी बदल देता है। तो चलो एक लाइक के साथ शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम साउथ कोरिया के योइडो आइलैंड का नजारा देखते हैं, जहां लगभग हर दिन 7 ट्रिलियन रुपए का लेन देन होता है। इस आइलैंड को कोरियाई अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र कहा जाता है। यहाँ के लोग माउस के एक क्लिक से करोड़ों रुपए इधर उधर कर देते हैं। हमारी फिल्म का हीरो ह्यून पैसा कमाने के इस विशाल सागर में बड़ा सपना लेकर आता है। ह्यून एक साधारण और गरीब परिवार का लड़का है। उसके पिता पेशे से एक साधारण किसान हैं। ह्यून को हाल ही में पता चला कि उसके पिता को दिल का ट्यूमर है, इसीलिए ह्यून के पिता के इलाज के लिए तुरंत बहुत पैसों की जरूरत थी। नतीजतन वह खूब पैसे कमाकर अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहता है, लेकिन ह्यून अच्छी तरह जानता है कि इस शहर में पैसे के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं। इसी बीच ह्यून अपने सपने पूरे करने के लिए डीएम सिक्योरिटी कंपनी में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम शुरू करता है। स्टॉक ब्रोकर्स का काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनका काम बड़े क्लाइंट्स के लिए शेयर खरीदना बेचना है और इस खरीद बिक्री से वे एक तय कमीशन अपनी जेब में डालते हैं। लेकिन ह्यून की सबसे बड़ी समस्या है कि वह यह काम ठीक से नहीं समझता। वह 10 महीने काम कर भी क्लाइंट से एक पैसा कमीशन नहीं ले पाया, जबकि उसके बाकी साथी रोज लाखों कमा रहे हैं। और वहां ह्यून का यह 0% कमीशन उसके लिए सचमुच बहुत शर्मनाक था, जिसके चलते ऑफिस के सभी लोग इस हालत के कारण उसे दिन भर चिढ़ाते हैं। ह्यून सारे अपमान चुपचाप सहता है और अपनी डेस्क पर बैठा रहता है। इसका मतलब तुम समझ ही सकते हो कि एक इंसान के लिए यह समय कितना मुश्किल है। लेकिन जॉन ही इस बड़ी व्यस्त कंपनी में ह्यून का अकेला अच्छा दोस्त है। जॉन फिर से काफी अमीर और प्रभावशाली परिवार का बेटा है। उसके पिता एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं और जॉन के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है। वह सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान हेतु यहाँ काम करने आया है। जॉन बहुत अमीर है, इसीलिए उसकी जीवन शैली भी काफी शानदार है। लेकिन ह्यून अपनी खूबसूरत सहकर्मी पार्क को मन ही मन पसंद करता है। ह्यून पार्क को देखते ही अपने सारे अधूरे सपनों का दुख भूल जाता था, पर ह्यून में पार्क से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि पार्क उसके जैसे गरीब ब्रोकर को कभी भाव नहीं देगी, जिसके कारण वह दूर से ही अपने मन को दिलासा देता रहता था। इसी तरह एक दिन ह्यून रोज की तरह अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठकर काम कर रहा था। वह एक बड़े क्लाइंट के ऑन ऑर्डर की उम्मीद में था। तभी उसे एक अनजान क्लाइंट का फोन आया। उस क्लाइंट ने उसे माउलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के 20,000 शेयर बेचने को कहा। ह्यून जीवन में पहली बार इतना बड़ा ऑन ऑर्डर पाकर खुशी से घबरा गया। वह घबराकर जल्दबाजी में शेयर बेचने की बजाय खरीद लेता है। इस छोटी सी गलती से कंपनी को भारी नुकसान होता है और इसी के लिए क्लाइंट फोन पर ह्यून को खूब खरी खोटी सुनाता है। तब ह्यून समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, इसीलिए डर के मारे उसका शरीर पूरी तरह कांपने लगता है। वहीं कंपनी का मैनेजर यह बात जानने के बाद उस पर बुरी तरह भड़क जाता है। उसने ह्यून की इस बेवकूफी के लिए ऑफिस के सभी का बोनस रद्द कर दिया। बोनस रद्द होने से ऑफिस के सभी सहकर्मी उस पर और भड़क गए। सभी उसे मूर्ख और गधा कहकर खूब अपमानित करने लगे। इन सब से ह्यून बहुत अपमानित महसूस करने लगा और रात में सड़क पर अकेला बैठकर शराब पीने लगा। वह सोचने लगता है कि उसके जीवन में शायद कोई आशा बची नहीं है। असल में ह्यून समझ गया था कि इस शेयर मार्केट की बेरहम दुनिया में वह बिल्कुल अयोग्य है। ठीक उसी पल मिन नाम का एक सीनियर सहकर्मी ह्यून के पास आकर बैठता है। यह मिन फिर भी उनकी कंपनी का एक टॉप स्टॉक ब्रोकर है। वह ह्यून की दयनीय हालत देख उसके पास आ खड़ा होता है। मिन ह्यून को इतना निराश देख उसे गुप्त रास्ता दिखाने का प्रस्ताव देता है। वह ह्यून को एक ऐसी गुप्त निवेश कंपनी के बारे में बताता है जो लाखों डॉलर में खेलती है। मिन यहाँ बताता है कि वह भी कभी ह्यून की तरह बिल्कुल बेवकूफ और बेकार था, लेकिन जब से वह बुटीक नाम की उस गुप्त कंपनी से जुड़ा है, तब से उसकी किस्मत पूरी तरह खुल गई है। यह सब सुनकर ह्यून के मन में पैसे का लालच फिर से जाग उठता है। वह किसी भी कीमत पर उस गुप्त कंपनी के साथ काम कर अपनी स्थिति बदलना चाहता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ पैसों का लालच है। लेकिन ह्यून को तब भी नहीं पता कि वह कितने बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है। उसे लगता है यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका है। खैर, ह्यूनमिन की बात सुनकर वह नंबर प्लेट नामक उस व्यक्ति से मिलने का फैसला करता है। अब तुम शायद सोच रहे हो कि यह नंबर प्लेट आखिर कौन है।
नंबर प्लेट शेयर मार्केट का अदृश्य भगवान है। कोई उसका असली नाम या पहचान नहीं जानता। ह्यून घबराकर एक गुप्त जगह उससे मिलने जाता है। वह वहां जाकर देखता है नंबर प्लेट शांति से उसका इंतजार कर रहा है। इस नंबर प्लेट में एक अलग ही आत्मविश्वास था। ह्यून उसके सामने खड़ा होकर डरने लगता है। फिर नंबर प्लेट ह्यून को कैजुअल अंदाज में एक बड़ी डील का ऑफर देता है। इस डील की कुल रकम 50 बिलियन यॉन है, यानी ह्यून को बस एक निश्चित समय के कुछ शेयर खरीदने होंगे और अगर वह यह काम ठीक से कर पाता है तो ह्यून के अकाउंट में 5 मिलियन यॉन आएंगे। यह रकम ह्यून की मौजूदा तनख्वाह से लगभग 250 गुना ज्यादा है। इतने पैसों की बात सुनकर वह पूरी तरह चौंक जाता है, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि उसने इतने पैसे जिंदगी में कभी नहीं देखे। संक्षेप में यह एक डील ह्यून की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ह्यून अपने बीमार पिता के बारे में सोचकर डील के लिए मान जाता है, पर शेयर मार्केट में इतनी बड़ी डील करना आसान नहीं था। ह्यून को मार्केट खुलते ही बहुत सावधानी से शेयर खरीदने होंगे। अगले दिन सुबह ह्यून अपनी डेस्क पर बैठकर बहुत पसीना बहाने लगा। उसके सीने में धड़कन रॉकेट की गति से उछल उछल कर बढ़ रही थी। बाजार खुलने से ठीक पहले ह्यून के फोन पर एक अनजान कॉल आती है और उसी पल ह्यून कांपते हाथों से माउस पकड़कर शेयर खरीदने लगता है। पर इस बार वह पिछली बार जैसी बेवकूफी नहीं करता। वह एकदम सटीक तरीके से शेयरों को पलक झपकते ही खरीद लेता है और इसी से शेयर मार्केट में बड़ा भूकंप आ गया। दूसरे ट्रेडर्स ह्यून की इतनी बड़ी खरीदारी देख हैरान थे। वे समझ नहीं पाए कि अचानक इस कंपनी के शेयर का दाम क्यों बढ़ रहा है। दरअसल मार्केट मैनिपुलेशन के कारण हांगकांग के एक बड़े बैंक ने अपने शेयर बेच दिए, जिससे मार्केट के शेयर के दाम तेजी से एकदम नीचे गिर जाते हैं। और नंबर प्लेट का मूल प्लान ही शेयर के दाम कम करना था। वह मार्केट मैनिपुलेशन करके कम दाम में शेयर खरीदकर बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता था। यानी ह्यून नंबर प्लेट के इस जघन्य प्लान की एक मोहरे के तौर पर ही काम कर रहा था। इस तरह दिन के अंत में ह्यून ने इस विशाल डीएम कंपनी से सबको हैरान कर दिया। जो ह्यून कुछ दिन पहले एक शेयर भी नहीं बेच पाता था, उसने आज अकेले ही मार्केट की सबसे बड़ी डील कर दिखाई। मैनेजर से लेकर सहकर्मी तक सभी ह्यून की तारीफों के पुल बांधने लगे। ह्यून को पहली बार अपने काम के लिए इतना सम्मान और पहचान मिल रही है। रात में नंबर प्लेट ह्यून को मेहनताना ठीक से देता है, पर यह कमीशन का पैसा सीधे ह्यून के खाते में न डालकर वह बहामास के एक गुप्त खाते में भेज देता है। इस काम का मकसद है कि सरकार या फाइनेंशियल सुपरवाइजरों की नजर में यह बड़ी रकम न आए। अब ह्यून अपना गुप्त बैंक बैलेंस देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। वह जांचने के लिए वहां से केवल $10 अपने नियमित खाते में ट्रांसफर करता है और इसके बाद देखता है कि उसके खाते में वह $10 आ गए हैं। यह दृश्य देख ह्यून खुशी से झूम उठता है। उसके अंदर का गरीबी का डर और शर्म पल भर में मिट जाती है। वह समझ जाता है कि पैसे से दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। अब ह्यून सोचता है कि उसे पिता के इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुरंत ही वह शहर के सबसे महंगे इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीद लेता है और यहीं से पूरे कोरियन स्टॉक एक्सचेंज की इमारतें दिखती थीं। वह अपने क्रश पार्क को नया महंगा अपार्टमेंट दिखाने ले जाती है। ह्यून को रातों रात अमीर होता देख पार्क हैरान रह जाता है। पार्क जानना चाहता है कि इतने कम समय में इतना पैसा कैसे आया। तब ह्यून गर्व से पार्क को बताती है कि यह तो बस शुरुआत है। वह अपनी काबिलियत से कितना कमा सकती है, यह पार्क की सोच से परे है। लेकिन यह सब करते हुए ह्यून को अंदाजा ही नहीं था कि वह कितने बड़े दलदल में फंस चुका है। खैर, इसी तरह ह्यून की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने माता पिता की हर इच्छा आसानी से पूरी करने लगता है। उसके पिता के इलाज में अब कोई कमी नहीं है। ह्यून बहामास के उस सीक्रेट अकाउंट में लाखों डॉलर जमा करता रहता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यह बहामास अकाउंट आखिर क्या चीज है। दरअसल बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अपना काला धन छिपाने के लिए पनामा या बहामास जैसे देशों में टैक्स फ्री बैंक अकाउंट खोलते हैं। नतीजतन वित्तीय विभाग को उस गुप्त धन का कोई सुराग नहीं मिलता। अब ह्यून उस काले धन का पहाड़ बनाकर अपनी जिंदगी राजा की तरह जीता है। वह काम से फुर्सत में छुट्टी बिताने सीधा बहामास चला जाता है। यहाँ घूमने के दौरान उसकी मुलाकात रॉय नाम के एक अमेरिकी निवेशक से हुई। रॉय न्यूयॉर्क में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड चलाता है। भविष्य में काम की उम्मीद से उन्होंने अपने बिजनेस कार्ड बदले। इसका मतलब है कि ह्यून अब वह पहले जैसा डरपोक या साधारण लड़का नहीं रहा। इसी तरह वेकेशन से लौटकर ह्यून अपने नए अपार्टमेंट में दाखिल होता है।
लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। ह्यून अपने बिल्डिंग की लॉबी में हान जी चोल नाम के एक शख्स से मिलता है। यह हान कोरिया के फाइनेंस सुपरवाइजरी सर्विस का एक भ्रष्ट जांच करता है। सब उसे शेयर मार्केट का शिकारी कुत्ता मानते हैं। हान अब सीधे ह्यून से उसके बड़े सौदों पर सवाल करता है। वह ह्यून को समझाता है कि उसकी इस अचानक अमीरी के पीछे कोई काला हाथ है। अब ह्यून हान की बात सुनकर अंदर से बहुत डर जाता है, क्योंकि हान शेयर मार्केट के अपराधियों के लिए एक साक्षात आतंक है। इसलिए एक बार किसी पर शक हो जाए तो वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। कुल मिलाकर हान की अचानक एंट्री ह्यून के सपनों को बड़ा झटका देती है। दरअसल हान शेयर मार्केट के धोखेबाजों को पकड़ने के लिए अजीब तकनीकें अपनाता है। वह ट्रेडिंग डेटा का विश्लेषण करके बहुत आसानी से संदिग्धों को चिन्हित कर लेता है। हान ह्यून को स्प्रेड कंपनी के उस असामान्य डील की याद दिलाता है। वह बताता है सामान्य ब्रोकर कभी भी ऐसे बिना समझे बड़ी रकम का जोखिम नहीं लेते। इसीलिए ह्यून की वह डील हान की नजर में शुरू से ही बहुत संदिग्ध थी। अब ह्यून खुद को संभालकर हान से बचने की कोशिश करता है। वह आत्मविश्वास से बताता है कि क्लाइंट के ऑर्डर पर उसने शेयर खरीदे। असल में ह्यून बाहर से भले ही दिखावा करे, पर अंदर से उसकी हालत पूरी खराब है, क्योंकि वह समझ रहा है कि हान उसके पीछे आठा की तरह पड़ा रहेगा और अगर उसने एक बार फिर उसके खिलाफ सबूत जुटा लिए तो उसका खेल खत्म। कुल मिलाकर ह्यून अब अदृश्य खतरे के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। ऐसे में कोई उपाय न पाकर ह्यून सीधा नंबर प्लेट के पास चला जाता है। वह नंबर प्लेट को हान के इस कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बारे में विस्तार से बताता है। तब नंबर प्लेट सब सुनकर बहुत स्वाभाविक रूप से एक ठंडी मुस्कान देता है। वह ह्यून से कहता है ये शिकारी कुत्ते बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यून के सभी सौदे कानूनी तरीके से हुए हैं और उसका अवैध पैसा विदेशों के गुप्त खातों में सुरक्षित छिपा है। इसीलिए हान चाहकर भी उसे धोखेबाज साबित नहीं कर पाएगा। अब नंबर प्लेट ह्यून को डरने से मना करता है और अगले प्रोजेक्ट की तैयारी करने को कहता है। अब उनका लक्ष्य प्रोग्राम ट्रेडिंग से बाजार से बड़ा मुनाफा कमाना है। ये सुनकर ह्यून अपना डर एक तरफ रख फिर नंबर प्लेट की बात मान जाता है। अभी प्रोग्राम ट्रेडिंग की बात सुनकर तुम्हें यह मुश्किल लग सकती है। ये असल में एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जहां एक क्लिक में हजारों शेयर खरीदे जाते हैं। इस प्रोग्राम ट्रेडिंग से आम ट्रेडर्स के मैनुअल खरीदने से पहले ही सारे शेयर खुद खरीद लिए जाते हैं। यानी नंबर प्लेट के इस सिस्टम का इस्तेमाल कर वे दूसरी कंपनियों को रास्ते से हटाने का मास्टर प्लान बनाते हैं। अब ह्यून अपने कंप्यूटर पर वह स्पेशल ट्रेडिंग प्रोग्राम सावधानी से इंस्टॉल कर लेता है। उसके साथ 4 और ब्रोकर भी इसी प्रोग्राम से काम करने लगते हैं। वे सब मिलकर अब शेयर मार्केट में एक बड़ा साइक्लोन बनाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी वह पुलिस ऑफिसर हान ह्यून के ऑफिस के बाहर उस पर कड़ी नजर रखने लगता है। हान हर हाल में ह्यून और नंबर प्लेट की असलियत उजागर करना चाहता है, यानी ह्यून हान की निगरानी में है और साथ ही एक और बड़ा अपराध करने जा रहा है। इस तरह अगले दिन ऑफिस में ह्यून वह स्पेशल ट्रेडिंग प्रोग्राम चालू करता है, जिसके कारण पलक झपकते ही बाजार के हजारों शेयर उसके अकाउंट में आ जाते हैं। दूसरे ब्रोकर को समझ पाते उससे पहले ही ह्यून पूरा बाजार साफ कर देता है। अब ऑटोमेटेड सिस्टम के कारण वह अकेला ही सारे शेयर खरीदकर भारी मुनाफा कमा लेता है। उसकी इस अविश्वसनीय परफॉर्मेंस को देखकर तो पूरा ऑफिस दंग रह जाता है। इस पर ऑफिस के बॉस ने उसे ब्रोकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सबके सामने सम्मानित किया। इसके अलावा ह्यून के आसपास अब सिर्फ बड़े बड़े क्लाइंट और पैसों की भरमार है। यानी ह्यून अब डीएम सिक्योरिटी कंपनी का सबसे महंगा और सफल ब्रोकर है। कुछ दिन पहले तक जो बिल्कुल साधारण और भोला भाला था, वह आज सफल ब्रोकर बन गया है। पर उसने जो रास्ता चुना है वह अच्छा है या बुरा, यह हमें जल्द ही पता चलेगा। खैर, ह्यून के पास बहुत पैसा आने से उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह पैसे के घमंड में अपने पुराने दोस्तों को बिल्कुल भूलने लगा। वह लग्जरी गाड़ियों में घूमता है और बेतहाशा पैसे उड़ाता है। यहाँ तक कि वह अपने क्रैश पार्क के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता है। ऐसे में जब पार्क को एहसास होता है कि पैसे के लालच में वह कितना गिर गया है, तो वह उसे नफरत से ठुकराकर हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन यहीं से एक पतन शुरू होता है। ह्यून के अवैध सौदों के कारण डीएम कंपनी में कड़ी जांच शुरू हो जाती है। इस झमेले के कारण मीन नामक सीनियर ब्रोकर की नौकरी चली गई। अब मीन नौकरी गंवाकर ह्यून को इसका पूरा दोषी मानता है।
मीन उससे जबरदस्त झगड़ा कर गुस्से में ऑफिस से चली जाती है। यानी ह्यून पैसों के पहाड़ पर चढ़ने के बावजूद अपने करीबियों से एक एक कर हारता रहता है। लेकिन ह्यून तब इन सब इमोशनल ड्रामा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वह नंबर प्लेट के साथ एक के बाद एक घिनौनी डील करता रहता है। पर धीरे धीरे नंबर प्लेट का असली रूप ह्यून के सामने साफ होने लगता है। असल में नंबर प्लेट सिर्फ शेयर खरीदकर फायदा उठाने वाला नहीं है, वह जानबूझकर ही कई लाभदायक कंपनियों को साजिश कर बर्बाद कर देता है। फिर उस कंपनी के शेयर कौड़ियों के दाम खरीदकर पूरी कंपनी हड़प लेता है और इस घिनौने काम से कई आम ब्रोकर बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। और यह सब ह्यून तभी समझ पाता है जब चांगू नाम का एक सीनियर ब्रोकर आत्महत्या कर लेता है। और इसी पर ह्यून समझ जाता है कि नंबर प्लेट कितना भयानक और क्रूर इंसान है। उसके लिए इंसानी जान से ज्यादा पैसों की कीमत है। इधर इन्वेस्टिगेटर ने हान ह्यून के खिलाफ कुछ ठोस सबूत जुटा लिए हैं। हान के पास मौजूद ये सबूत उसे पूरी तरह जेल की रोटी खिला सकते हैं। लेकिन हान ह्यून को बुलाकर नंबर प्लेट द्वारा तबाह की गई कंपनियों की लिस्ट दिखाता है। हान उसे साफ समझाता है कि नंबर प्लेट उसे भी एक दिन टिश्यू की तरह फेंक देगा। यह सब सुनकर ह्यून अब काफी उलझन में पड़ जाता है और अंदर ही अंदर डरने लगता है। लेकिन ठीक तभी नंबर प्लेट उसे एक और भयानक असाइनमेंट देता है। अब ह्यून जब वह फाइल खोलकर नई कंपनी का नाम देखता है तब वह पूरी तरह सन्न रह जाता है, क्योंकि यह उसके बेस्ट फ्रेंड यू सुंग के पिता की कंपनी है। यू सुंग के पिता की बनाई कंपनी अब नंबर प्लेट का मुख्य निशाना है। वह पहले इस कंपनी में कोई दुर्घटना करवाएगा और शेयर बाजार गिरने पर सस्ते में सब खरीद लेगा। यानी इस वक्त नंबर प्लेट ह्यून से अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपवाना चाहता है। इस तरह हालात और भयानक रूप ले लेते हैं। जब यूसुंग के पिता रहस्यमय दुर्घटना में मारे जाते हैं तब ह्यून अच्छी तरह समझ जाता है कि इस खून के पीछे नंबर प्लेट का सीधा हाथ है। यूसुंग अपने पिता की मृत्यु से टूट गया और कंपनी खोने के डर से रोने लगा। ह्यून अपने सबसे अच्छे दोस्त की यह हालत देखकर अपराध बोध महसूस करने लगता है। अब अगर वह ये शेयर नहीं खरीदता तो नंबर प्लेट उसे जरूर मार डालेगा, और अगर खरीदता है तो उसके दोस्त का परिवार हमेशा के लिए सड़क पर आ जाएगा। अब ह्यून पैसे के लालच और दोस्ती के बीच एक गहरे धर्म संकट में फंस जाता है, पर काफी सोचने के बाद ह्यून अपना फैसला ले लेता है। वह अब फैसला करता है कि नंबर प्लेट की अनदेखी कर वह अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाएगा। यहाँ ह्यून अपने सबसे अच्छे दोस्त युंग सुंग से मिलने आता है। युंग सुंग अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह टूट चुका था। अब युंग सुंग की कंपनी के शेयर की कीमत बाजार में सबसे निचले स्तर पर आ गई है, इसलिए अब उनकी पारिवारिक कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। यंग सुंग के चाचा को मजबूरन कंपनी एक चीनी निवेशक को बेचनी पड़ रही है। यह देख ह्यून दोस्त की लाचारी पर मन ही मन एक मास्टर प्लान बनाता है। वह युंग सुंग को एक गुप्त जानकारी देकर शेयर होल्ड करने को कहता है। फिर वह उसे बताता है कि कल एक तय समय पर शेयर की कीमत काफी बढ़ेगी और कीमत बढ़ते ही वह शेयर तुरंत बेच दे। ऐसा करने पर उनकी कंपनी फिर से अपनी पुरानी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। तब यू सुंग हैरान होकर सोचता है कि इतने कम समय में उन्हें इतने बड़े क्लाइंट कहां से मिलेंगे। लेकिन ह्यून ने उसे आश्वस्त किया कि वह अकेले ही सारे शेयर खरीदेगा। अगले दिन सुबह ही शेयर बाजार खुलने का समय आ गया। ह्यून अपनी डेस्क पर बैठा घड़ी की सुइयों पर पैनी नजर रखे था। मार्केट खुलते ही ह्यून उंग सुंग की कंपनी के सारे शेयर खरीदने लगता है। उसकी इस बड़ी खरीद से पल भर में ही कंपनी की मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ गई। लेकिन अब ह्यून को ये सारे शेयर ऊंचे दामों पर बेचने होंगे, वरना युंग सुंग की कंपनी का मुनाफा किसी भी तरह नहीं बढ़ेगा। पर यहाँ बेचने के लिए लाखों शेयर थे। ह्यून अपने सीक्रेट बैंक अकाउंट से सारे शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। जमा पूंजी से वह आधे से ज्यादा शेयर ही खरीद पाएगा। बाकी शेयर किसे बेचे उसे समझ नहीं आता, क्योंकि इतना बड़ा क्लाइंट यूं ही मिलना आसान नहीं। ह्यून इस अप्रत्याशित संकट से अब बेहद चिंतित है, क्योंकि वह जानता है कि ये शेयर न बेच पाने पर उसके दोस्त की कंपनी दिवालिया हो जाएगी और इस मौके पर नंबर प्लेट कौड़ियों के दाम पूरी कंपनी खरीद लेगी। अब कोई रास्ता न पाकर ह्यून पागलों की तरह सोचने लगता है। और ठीक उसी समय उसे अमेरिकी निवेशक रॉय याद आते हैं।
रॉय न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट की एक बड़ी फंडिंग कंपनी में है, इसलिए ह्यून तुरंत उससे फोन पर संपर्क करता है। उसने रॉय को क्लाइंट के तौर पर कंपनी में तुरंत निवेश का बड़ा प्रस्ताव दिया, जिस पर रॉय तुरंत सहमत हो गया, क्योंकि रॉय का मुख्य काम ही लाभदायक जगह निवेश करना है। इधर नंबर प्लेट का प्लान था मार्केट में फेक न्यूज फैलाकर शेयर के दाम गिराना, और जब सब डरकर शेयर बेच देंगे तभी वह उन्हें खरीद लेगा। पर ह्यून ने उस फेक पैनिक सेलिंग के दौरान अकेले ही सारे शेयर खरीद लिए, जिसके कारण मार्केट में शेयर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई और दाम और नीचे नहीं आए। जब रॉय अपने अमेरिकी फंड लेकर मार्केट में आता है तो पूरा गेम प्लान ही बदल जाता है। शेयरों के दाम ऐसे बढ़ते हैं कि मानो नंबर प्लेट भी हार मान जाए। शेयर बाजार की इस प्रक्रिया को शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। ह्यून ने नंबर प्लेट को उसी के हथियार से मात दी। फिर रॉय और ह्यून ने सारे शेयर खरीद लिए। इससे यूसुंग की कंपनी के शेयर रॉकेट की तरह बढ़ने लगे। यूसुंग की कंपनी पहले से 2 गुना ज्यादा मुनाफा कमाती है। उनकी कंपनी एक मजबूत स्थिति में आ जाती है, लेकिन यूसुंग की कंपनी को बचाने के लिए युआन ने अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। देखा जाए तो ह्यून अब एकदम कंगाल है। दरअसल वह अपने सभी गुनाहों को सुधारना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर दोस्त को बचाया और अपने पापों का प्रायश्चित किया, जिससे वह काफी सुधर गया है। उसका बैंक बैलेंस अब 0 है, फिर भी मन में एक अजीब शांति है। लेकिन ह्यून के इस मास्टर प्लान से नंबर प्लेट का भारी नुकसान हो गया। यूसुंग की कंपनी पर कब्जा करने का उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये एक डील हाथ से निकल जाने के कारण उसे लगभग 30 बिलियन वॉन का नुकसान हुआ, जिसके कारण ह्यून की इस चरम बेईमानी से वह गुस्से से फट पड़ा। तुरंत वह ह्यून को फोन करके उससे मिलने को कहता है, और ह्यून भी खूब जानता था कि नंबर प्लेट अब उसे नहीं छोड़ेगी। अब वह एक सबवे स्टेशन जाकर नंबर प्लेट से मिलने की तैयारी करता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ह्यून के चेहरे पर अब डर का कोई निशान नहीं है। अपने सारे डर पर काबू पाकर वह खाली हाथ मौत का सामना करने जा रहा है। यानी ह्यून अब ऐसे खेल में है जहां उसे कुछ खोना नहीं। इस तरह ह्यून स्टेशन पर जाकर नंबर प्लेट के सामने खड़ा होता है। नंबर प्लेट उसकी इस हिम्मत पर थोड़ा हैरान होता है। फिर वह उससे अपने इस भारी नुकसान का जवाब मांगता है, पर ह्यून शांत स्वर में कहता है, मुझे खेद है, मैं अपने दोस्त की कंपनी को तबाह नहीं होने दे सका। यह सुन नंबर प्लेट गुस्से से भर उठता है। वह कहता है, क्या तुम जानते हो इस धोखेबाज की सजा क्या है? तुम्हारा अंजाम भी पार्क और मिन जैसा ही होगा। ये कहकर वह उसकी ओर झपटा और कपड़े जांचने लगा। तभी उसे ह्यून के कोट में छिपा एक माइक्रोफोन मिला। दरअसल ह्यून ने चालाकी से पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी ताकि पुलिस के पास सारे सबूत रहें। उसके माइक्रोफोन से हान जी चोल और क्राइम डिपार्टमेंट के लोग सब सुन रहे थे। नतीजतन हान तुरंत अपनी टीम के साथ स्टेशन पहुंचता है। पूरे स्टेशन को घेरने पर नंबर प्लेट के भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस उसे गिरफ्तार कर उसके पूरे अपराध साम्राज्य को ध्वस्त कर देती है। लेकिन सवाल है, क्या ह्यून अब खुद को बचा पाएगा? नहीं, ह्यून जानता है कि पुलिस की मदद के बावजूद वह अपराधी ही है, इसलिए वह सबकी नजर बचाकर चीन की ट्रेन में चढ़ जाता है। यह देख हान उसे फोन पर कहता है, तुम हमारे सबसे बड़े गवाह हो, तुम्हें कोई डर नहीं। पर ह्यून रहस्यमयी मुस्कान से कहता है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, गवाह से दोषी बनने में देर नहीं लगती। यह कहकर उसने फोन काट दिया और चलती ट्रेन से तुरंत गायब हो गया। उसकी यह रहस्यमयी हंसी बताती है कि शायद वह अब चालाकी से भाग रहा है। हो सकता है उसने अपने बहामास अकाउंट से कुछ पैसे पहले ही निकाल लिए हों। यानी ह्यून ने अपनी अक्ल से पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाकर खुद को सुरक्षित कर लिया, क्योंकि वह अब साधारण ब्रोकर नहीं रहा, बल्कि शेयर मार्केट का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है। इस तरह कुछ दिनों बाद ह्यून एक ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके सामने उसे एक छोटा मोटा स्टॉक ब्रोकर दिखा जो बिल्कुल ह्यून जैसा ही लग रहा था। उसे देखते ही ह्यून समझ गया कि यह व्यक्ति भी बहुत घबराया हुआ है, और उसे देखकर ह्यून एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। इस मुस्कान से हम समझ जाते हैं कि ह्यून अब मास्टर बन चुका है। उसने शायद तय कर लिया है कि वह खुद नंबर प्लेट में जगह बनाएगा और पूरे देश के शेयर बाजार को नियंत्रित करेगा। अरे सुन रहे हो,
उठो। हाँ। सुबह हो गई है। मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ। मत उठो, बहुत काम है। आज मत जाओ तो भी चलेगा। तुम बहुत कष्ट करते हो। नहीं टोमेटो, काम नहीं तो घर कैसे? शरीर का भी ध्यान रखो। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। आज ध्यान रखना। हाँ, अच्छा किराया मिला तो ज्यादा पैसे लेकर लौटूंगा। अल्लाह भरोसा। देखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ, आज कमाकर जल्दी लौटूंगा। ठीक है, सावधानी से जाना। तुम अपना ख्याल रखना। थोड़ा और परिश्रम करते हैं, शायद आज अच्छी आमदनी होगी। टमाटर के लिए कुछ अच्छा करना होगा। ये लो, आज की सारी कमाई। बहुत दुख झेला है। घर का तो करना ही है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना दे रही हूँ। क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्यों कहते? हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या तुम कोई और अच्छा काम नहीं कर सकते? मैं कोशिश में हूँ। कोशिश से होगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज और ज्यादा मेहनत करूंगा। आशा करता हूं कुछ अच्छा होगा। आज अच्छी कमाई हो। अगर थोड़े ज्यादा पैसे मिले तो टमाटर बेचने वाला भी खुश हो जाएगा। ये रिक्शा जाएगा? कहाँ जाएंगे? हमें बाजार के उस पार ले चलिए। ठीक है, उठकर बैठो। भाई, दिन में कितना कमाते हो? जैसा किराया हो। रिक्शा चलाकर क्या ही मिलेगा? ऐसे तो गरीब ही रहोगे। क्या हुआ? क्यों चुप हो? आज एक यात्री कह रहा था कि रिक्शा चलाकर मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। उसने गलत मैं तो नहीं कोशिश में कहा। जानती हो, आज बैंगन ने अपनी पत्नी भिंडी को सोने की चूड़ियां दिलाई अच्छा। हैं। हाँ, तुम मुझे ऐसा कुछ कब दिलाओगे? सामर्थ्य हुआ तो जरूर दूंगा। हमेशा एक ही बात कहते हो। मैं झूठे वादे नहीं करना चाहता। तुम कभी मुझे सुख दे नहीं पाओगे। अरे टमाटर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम? चलो तुम्हें जगह दिखाऊं। वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। ये सब नए डिजाइन हैं। महंगा लग रहा है। दाम की चिंता मत करो, यह साड़ी पैक कर दो। जरूर मैडम। साड़ी सचमुच सुंदर है। मुझे सुंदर चीजें ही पसंद हैं। वो गाजर साहब आ गए। देखो टमाटर, ये गाजर हैं। कितने अमीर दिखते हैं। गाजर साहब, ये मेरी दोस्त टमाटर है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे बेटा, भी। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, जरूर ही। मैं अच्छे दोस्तों की कद्र करना जानता हूँ। धन्यवाद। साड़ी आपके लिए। नहीं नहीं दोस्त मैं का इसे स्वीकार तोहफा नहीं कर नहीं। सकता। तो धन्यवाद। टमेटो, ये साड़ी कहाँ कैसा है? से मिली? सुंदर ना? बहुत सुंदर है, पर इतनी महंगी साड़ी मेरा दोस्त किसने दी? गाजर। तुमने एक अजनबी से इतना महंगा तोहफा लिया। वह अजनबी नहीं, अब दोस्त। फिर भी तुम यह बस ठीक ना नहीं कहना है। जानते हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, साड़ी कल ही वापस कराना। मैं वापस नहीं क्यों? दूंगा, क्योंकि पहली बार इतना सुंदर तोहफा मिला है। मैं नहीं चाहता तुम फंसो। मेरे लिए मत सोचो। क्या देखा? आज तुम्हें गाजर की बाइक पर देखा। तो क्या हुआ? मुझे बिना बताए क्यों? क्योंकि वह मुझे इज्जत देता है। इज्जत नहीं, तुमने मुझे बस दुख दिया। टमाटर, कहाँ जा रहे? मुझे अब यह गरीब जिंदगी नहीं चाहिए। अलविदा। यह भी तुम्हारे लिए। मेरे लिए इतना कुछ? तुम इसके योग्य हो। जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। कुछ ही दिनों में मेरी शादी है। शादी? हाँ, मूली के साथ। मूली? क्यों? मैं तो हूँ। तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता जो हूँ। अपने असहाय पति को छोड़ दे, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? तुम मेरी पत्नी के लायक नहीं हो। मैंने कितनी बड़ी भूल की। आलू ने मुझे कभी नहीं ठगा। सर, आज 2 और नई रिक्शा आई हैं। ठीक से संभालो। आपका धंधा बहुत बढ़ गया है। आलू आज इतना सफल है। मैंने उसे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। शायद वह मुझे अब और माफ नहीं करेगा। आलू, मुझे माफ कर दो। तुम आ गए हो, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक्स आलू। चलो, नई शुरुआत करें।